मैं दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली जाकर तैयारी करना चाह रहा था, घर वालों की भी यही इच्छा थी। मैं दिल्ली गया, लेकिन मेरी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही। सुबह पापा का फ़ोन आया कि माँ को गॉल ब्लैडर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और बेटा घर आ जा, तुमको देखना पड़ेगा। 7 अगस्त 2022 को परीक्षा आयोजित होने वाली थी, तो मन में लालच भी था और मन में डर भी था कि कहीं परीक्षा छूट न जाए। मैंने ये इंश्योर किया कि मैं बिस्तर पे ना सोऊं और मैं चटाई बिछाकर ही रात को सोया करता था, सो दैट बहुत ज़्यादा नींद ना आए। 8 घंटे 9 घंटे की नींद जो है वो 6 घंटे में पूरी हो जाए और आंखें खुद से खुल जाएं सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब। मेरी माँ अनकॉन्शियस थी और उसने मुझे पता नहीं चलने दिया इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसे लगा कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला था उसके लिए मैं तैयारी शुरू किया। उसके बाद जब मेरा टेस्ट होने वाला था तो उसके 8 दिन पहले 10 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई घर पर। तो उस बीच में मैंने अपनी तैयारी उस बीच भी जारी रखी और घर पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैं सब लोग सो जाते थे तो दोपहर में जाकर मैं दौड़ने की प्रैक्टिस करता था 11 साढ़े 11 बजे। तो उसके बीच मैं सुबह समय नहीं निकाल पाता था, तो सब लोग जब आराम से हो जाते थे तो दोपहर में मैं दौड़ने जाता था। मतलब बहुत कठिनाई और बहुत कष्ट झेलते हुए हम लोग यहाँ तक आ पाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल कुमार द्विवेदी है और हाल ही में रिज़ल्ट जारी हुआ है जो CAPF एग्जामिनेशन का, उसमें मैंने 94th स्थान हासिल किया है। UPSC CAPF की परीक्षा के लिए मैंने पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की। असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के बारे में जानकारी मुझे मेरे पिताजी ने दी और इसको लेकर के मोटिवेट भी पापा ने ही शुरुआत से किया। जब मैं छोटा था तब से ही पापा अपने अफसरों की कहानियाँ सुनाकर, अपने जो सीनियर्स थे उनकी कहानियाँ सुनाकर मुझे मोटिवेट किया करते थे और कहते थे कि बेटा कुछ ऐसा करो कि इन लोगों की तरह बनो जो जिनके पास असली ताकत है, जो इफेक्ट कर सकते हैं कई लोगों के जीवन को। पापा उन लोगों से काफ़ी खुश और काफ़ी मोटिवेटेड रहते थे और उनकी कहानियाँ सुना करके उन्होंने मुझे भी बड़े होने तक काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई BHU से पूरी करने के बाद 2020 में कोविड की वजह से मैं घर चला आया और घर पर ही रहकर मैंने तैयारी शुरू की। इस बीच भी पापा लगातार मोटिवेट करते रहे और अपनी कहानियाँ सुना कर, अपने ऑफिसरों की कहानियाँ सुना कर मेरे में जज्बा बढ़ाते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। 2021 में इस परीक्षा का प्रथम अटेम्प्ट देने के बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और घर वालों ने डिसाइड किया कि दिल्ली जाकर के तैयारी करो। तो उसके बाद जनवरी में ओमिक्रॉन का 3rd वेव जो आया था कोविड का, उस वक्त तक मैं घर पर ही था। फरवरी में 14 या 15 फरवरी की शाम को मैं दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली जाकर तैयारी करना चाह रहा था, घर वालों की भी यही इच्छा थी। मैं दिल्ली गया, लेकिन मेरी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही। मुझे दिल्ली से घर वापस आना पड़ा। 5 मार्च को सुबह पापा का फ़ोन आया कि माँ को गॉल ब्लैडर का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और बेटा घर आ जा, तुमको देखना पड़ेगा। तो मेरा छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैंने यह उचित समझा कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं घर चला आता हूँ। मैं 6 मार्च की सुबह घर पहुँचता हूँ और हम लोग माँ को लेकर टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर जो वाराणसी में है वहाँ लेकर जाते हैं और उसके बाद से लगातार माँ का ट्रीटमेंट चलता रहता है। परीक्षा सर पर थी। 7 अगस्त 2022 को परीक्षा आयोजित होने वाली थी, तो मन में लालच भी था और मन में डर भी था कि कहीं परीक्षा छूट न जाए। और परीक्षा छूटने से मुख्य भय मेरे मन में यह था कि माँ को भी बुरा लगेगा और पापा को तो बुरा लगेगा ही। तो मैंने उस बीच भी उतनी कठिनाइयों के बाद भी माँ की कीमोथेरेपी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी इसका उपाय नहीं है, कीमोथेरेपी ही माँ के ट्रीटमेंट का एकमात्र जरिया है। तो माँ की ट्रीटमेंट लगातार चलती रही और उस बीच में भाग दौड़ के बीच मार्च से लेकर के जून तक लगातार हॉस्पिटल आना जाना हर एक हफ्ते में होता था। और मैं रास्ते में भी पढ़ाई करता था और प्रयास करता था कि जितना भी, जब भी खाली वक्त मिले, 1 घंटे का भी वक्त मिल जाए, आधे घंटे का भी वक्त मिल जाए, तो मैं इस परीक्षा की तैयारी में लगा रहता था। कई बार मैंने कीमोथेरेपी के कमरे के बाहर बैठकर ही पढ़ाई की है। कई बार डॉक्टर अगर देर से आ रहे हैं तो आधे घंटे तक मैं वहाँ ज़मीन पर बैठकर वहाँ भी मैंने पढ़ाई की है। मैं ज़्यादा किताबों को साथ लेकर नहीं चल पाता था क्योंकि ट्रैवल करने में रिस्ट्रेंट्स होते थे। तो मैं लैपटॉप मेरे पास था, उसमें कुछ PDFs थे, मैं उन्हीं को रिवाइज़ करता रहता था, कीमो के वक्त भी और ट्रैवल करने के वक्त भी, डॉक्टर का इंतज़ार करते वक्त भी। तो इस तरीके से जून तक मैंने तैयारी की। 5 जुलाई को माँ के स्कैन का रिपोर्ट आया और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा समय आप ले सकते हैं। मैं घर वालों ने बोला कि बेटा अगर पढ़ाई करनी है तो दिल्ली चले जाओ, वापस से किसी दोस्त के कमरे पर रुक जाओ क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। 20-21 दिन पहले 7 अगस्त को एग्ज़ाम था। 9-10 जुलाई के करीब मैं ऋषिकेश और दिव्यांशु, मेरे 2 दोस्त, उन लोगों के फ्लैट पर दिल्ली चला गया और 20-21 दिन का उपयोग मैंने काफ़ी समझदारी से, काफ़ी अच्छे से और पूरी मेहनत के साथ किया। मैंने ये इंश्योर किया कि मैं बिस्तर पे ना सोऊं और मैं चटाई बिछाकर ही रात को सोया करता था, सो दैट बहुत ज़्यादा नींद ना आए। 8 घंटे 9 घंटे की नींद जो है वो 6 घंटे में पूरी हो जाए और
आंखें खुद से खुल जाएं सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब। इसीलिए मैंने चुना कि मैं चटाई पर सोऊंगा एक बेडशीट बिछा करके। तो मैं लगातार 20-21 दिन इसी तरीके से मैंने सोने का काम किया और उसी बीच अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद 7 अगस्त को एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर इलाहाबाद में था। 5 अगस्त को मैं वहाँ गया। उसके 2-3 दिन पहले 2 और 3 अगस्त 4 अगस्त के बीच में मेरी माँ अनकॉन्शियस थी। मेरे भाई ने, मेरे छोटा भाई उस वक्त, मेरा छोटा भाई जब मैं दिल्ली चला आया पढ़ने के लिए तो वो घर पर चला गया कि आप पढ़िए, मैं घर पर देख लूँगा। मेरी माँ अनकॉन्शियस थी और उसने मुझे पता नहीं चलने दिया इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसे लगा कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। और माँ अनकॉन्शियस थी, मेरी बात नहीं हो पा रही थी। सबने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, घर पर ध्यान मत दो। 5 अगस्त को मैं इलाहाबाद के लिए निकला, 6 को वहाँ पहुँचता हूँ, 7 को एग्ज़ाम देकर के मैं बनारस आया। फिर से माँ को सब लोग घर से लेकर के आए। 9 अगस्त को सब लोग एडमिट कराते मम्मी को, और माँ के एडमिशन में माँ करीब करीब 1 हफ्ते तक अनकॉन्शियस ही थी, थोड़े थोड़े होश में थी, बट माँ की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी उस वक्त। और उस वक्त भी मैं एग्ज़ाम के बाद सीधे अस्पताल ही गया और वहाँ ही माँ की देखभाल मैंने करी। उसके बाद माँ को डिस्चार्ज करा करके हम लोग घर लेकर चले गए। तो मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं कि कोई स्ट्रैटेजी और कोई प्रॉपर रूटीन और शेड्यूल आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना समय और उतनी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी मेरी कि मैं किसी शेड्यूल को फॉलो करके पढ़ाई कर पाऊँ, किसी टाइम रूटीन, किसी शेड्यूल, किसी अच्छे तरीके से किसी ब्लूप्रिंट के साथ में पढ़ाई कर पाऊँ। मेरे पास वही 20-21 दिन जो मैं दिल्ली में था 10 जुलाई से लेकर के अगस्त के शुरुआती दिनों तक, वही मेरे पास वक्त था। उस बीच में भी काफ़ी घर से खबरें आती थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पापा बेचैन हैं, इस तरीके की खबरें आती थी। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मुझे पता था कि अगर मैं परीक्षा देता हूँ, अगर सक्सेस मिलती है तो माँ पापा दोनों को इससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में नहीं होगी। तो मैंने खुद पर काबू रखा। मेरे भाई ने, मेरी मौसी ने, मेरी छोटी मामी ने, मेरी छोटी मम्मी ने, मेरे कजिन्स ने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत साथ दिया। मैं घर पे मौजूद नहीं था उस 20-21 दिन के दौर में, तब भी सब लोगों ने माँ का पूरा ख्याल रखा। और जब अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो 1 महीने के बाद रिजल्ट आया, मैं सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने घर पे लोगों को बताया तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि अब इस अंधेरे के बीच भी हमारे घर उजाला संभव है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला था उसके लिए मैं तैयारी शुरू किया। उसके बाद जब मेरा टेस्ट होने वाला था तो उसके 8 दिन पहले, 10 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई घर पर। तो उसके बीच में खाने पीने का और हाइजीन का, चूंकि हमारे तरफ थोड़ा हाइजीन और थोड़ा खाने पीने से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं किसी की डेथ होने पर, तो उस तरीके की इश्यूज भी घर पर हुई। मैंने रिक्वेस्ट करके अपने पीईटी के डेट को 7-8 दिन के लिए एक्सटेंड करवाया। तो उस बीच में मैंने अपनी तैयारी उस बीच भी जारी रखी और घर पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैं, सब लोग सो जाते थे तो दोपहर में जाकर मैं दौड़ने की प्रैक्टिस करता था। 11 साढ़े 11 बजे सुबह, चूंकि हमारे तरफ सुबह किसी के डेथ के बाद रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होते हैं लगातार 10-12 दिनों तक, तो उसके बीच में सुबह समय नहीं निकाल पाता था। तो सब लोग जब आराम से हो जाते थे तो दोपहर में मैं दौड़ने जाता था। मैं घर उसके बाद शिफ्ट हो गया था, दिल्ली से आकर के मैं घर ही शिफ्ट हो गया था। तो खेतों वाले साइड में जाकर के, जहाँ पर कच्ची सड़कें थीं, जहाँ पर मतलब सुनसान रास्ते थे, मैं वहाँ पर जाकर के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करता था। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मैंने 24 मार्च को गोरखपुर में दिया और मैं वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद घर में लोग और बहुत खुश हुए। पापा फिर उसके बाद लगातार फिजिकल्स में भी पापा ने बहुत हेल्प की। पापा कांस्टेबल थे तो उनको बहुत सारा आइडिया था रनिंग का, जंप करने का, शॉर्ट पुट वगैरह का। तो उस तरीके से पापा ने बहुत हेल्प की, बहुत गाइडेंस दिया। और उसके बाद खाने पीने का ख्याल मैंने खुद से रखा। उस वक्त में फ्रूट्स खाता था और उस तरीके की चीज़ें जो प्रोटीन वाली डाइट्स है उसका मैं इंतजाम करता था खुद से। तो उससे आगे मैंने उस तरीके से फिर तैयारी जारी रखी। मेरा इंटरव्यू 20 जुलाई को शेड्यूल हुआ था और इंटरव्यू के पहले मैं, अफजल मेरा दोस्त है, उसके पास चला गया। वो 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है सीएपीएफ एग्जाम में, वो कॉलेज टाइम का मेरा दोस्त है। तो मैं उसके पास गया, 10-12 दिन तक उसने मुझे अपने पास रखा दिल्ली में ही, और उसने बहुत हेल्प करी मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो इंटरव्यू की तैयारी मैंने उस तरीके से की। नासिर और अखिलेश, 2 और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन पर बहुत हौसला बढ़ाया, बहुत गाइडेंस दी मुझे। चूंकि मेरे पास वैसा लगातार समय कभी नहीं मिल पाया मुझे कि मैं किसी चीज़ की होलिस्टिक तरीके से तैयारी कर पाऊँ। तो इसी टूटे बिखरे तरीकों से थोड़ा जुड़ाव पढ़ाई से रखते हुए, थोड़ा जुड़ाव करंट अफेयर से रखते हुए, न्यूज़पेपर से रखते हुए, जो भी वक्त मिल पाया इसके बीच में, अभी भी लगातार माँ के साथ हॉस्पिटल जाना होता है, तो इस तरीके से ही मैं थोड़ा समय निकाल करके मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। और अफजल के सहयोग से और नासिर और अखिलेश के सहयोग से मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे 107 मार्क्स प्राप्त हुए। बीबी स्वाइन सर जो फॉर्मर एविएशन सेक्रेटरी हैं, उनका बोर्ड था। और मेरे ख्याल से, जैसा लोग कह रहे हैं कि 107 उनके बोर्ड का हाईएस्ट दिया हुआ मार्क्स है इस साल का, तो मैं
खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद लोगों ने बहुत सहयोग किया और परिस्थितियां कठिन और विपरीत होने के बावजूद ईश्वर ने इतना सहयोग किया, ईश्वर ने इतनी अपनी कृपा बनाई कि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाया। इसका रिजल्ट जब आया 7 अगस्त को इसका जब रिजल्ट आया इस परीक्षा का, तो सबसे पहले मैंने जाकर माँ को इसके बारे में बताया और मैंने माँ को सल्यूट किया, माँ ने भी सल्यूट किया और हम दोनों रोने लगे। माँ फिर पकड़कर सामने मंदिर में ले गए, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया कि मतलब बहुत बहुत कठिनाई और बहुत कष्ट झेलते हुए हम लोग यहाँ तक आ पाए। मेरी शुरुआती पढ़ाई गया ज़िले में छोटा सा शहर है टिकारी, वहाँ पर हुई। 5 क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ करी। 6, 7, 8 में पापा मेरे बोकारो में पोस्टेड थे उस वक्त, तो हम लोग वहाँ चले गए, पापा के पास शिफ्ट हो गए। 8th क्लास के बाद पापा रिजर्व बटालियन में पापा को डाल दिया गया और उस वजह से उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने पापा के साथ नहीं रहना चुन करके हम लोगों के साथ गया में एक छोटे से घर में अपना आश्रय चुना और गया शहर से बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर एक गाँव था, वहाँ पर एक बहुत पुराना हमारा घर था, तो हम लोग वहाँ चले गए रहने के लिए। और उसके बाद 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया जो गया में ही है वहाँ से की। 12 2016 में कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक मेरी पढ़ाई में गैप है। उस गैप के पीछे वजह यह है कि पापा रिजर्व बटालियन में थे, तो 2016 की जुलाई में बुरहान वानी जो एक मिलिटेंट था उसे भारतीय सेना ने मार गिराया था। कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो पापा का ट्रांसफर उस वक्त पापा रिजर्व बटालियन में, पापा अपने बटालियन के साथ कश्मीर चले गए और कॉन्टैक्ट पूरा टूट गया। तो चूंकि पापा से कांटेक्ट टूट गया तो घर की स्थिति, घर का माहौल ऐसा हो गया था कि कहीं जाने की स्थिति नहीं थी। माँ बहुत बेचैन घबराई रहती थी। पापा से संपर्क 20-25 दिन तक नहीं हो पाया था। फ़ोन, चूंकि वहाँ पे इंटरनेट और फ़ोन कॉल की सुविधा नहीं थी कश्मीर में उस वक्त, तो उस वजह से मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा और मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाया। उस वजह से मुझे गया में ही, गया कॉलेज एक है, वहाँ मैंने अपना एडमिशन लिया। वहाँ 1 साल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वहाँ क्लासेस रेगुलर नहीं थी, वहाँ प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा पंक्चुअल नहीं थे और वहाँ का सिलेबस बहुत आउटडेटेड था। तो उस वजह से फिर पापा से चूंकि बातचीत शुरू हो गई और पापा ने देखा कि लड़के को अगर बाहर भेजना है पढ़ने के लिए तो घर पे वापस आना पड़ेगा। पापा ने 2017 के फरवरी में मुझे पढ़ाने के लिए VRS ले लिया ताकि वो घर पर रह सके और घर पे जो बाकी खेती बाड़ी है, बाबा दादी हैं, उन लोगों का ख्याल रख सके। और 17 में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर चला गया और वहाँ से मैंने सोशल साइंसेज की पढ़ाई 2020 में कंप्लीट की। वहाँ पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खुला, चूँकि मैं गांव में रह गया था 5 साल तक, तो मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत डर वाला भी हो गया था। मुझे ये डर लगने लग गया था कि सरकारी नौकरी मिलती भी है या नहीं। बड़ी परीक्षाएं जो हैं वो बड़े शहरों में रहने के बाद ही पूरा हो पाता होगा शायद, तभी बड़े शहरों में रहने वाले लड़के ही बड़ी परीक्षाओं में सफल हो पाते होंगे शायद। लेकिन पापा ने लगातार मोटिवेट किया और पापा ने कहा कि वहाँ जाओ, देखो। वहाँ जाने के बाद कई सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने, कई अच्छे अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे वहाँ पर मिले, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स के बच्चे मिले। मेरे हॉस्टल में, मैं आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, BHU सोशल साइंसेज का एक हॉस्टल है, वहाँ मैंने CFPF परीक्षा को देख करके, चूंकि सैनिक स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे वहाँ आते थे, 2019 CFPF के टॉपर जो है वो भी हमारे ही हॉस्टल के थे, ऑल इंडिया रैंक 1 उनका आया था। तो उन लोगों को देख देख करके हम लोग मोटिवेट होते गए और हम लोगों ने भी सोचा कि इस परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। कॉलेज में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हमने करी, NCERT, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स और ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी हम लोगों ने उपयोग किया उस वक्त। शायद इसी वजह से जब माँ बीमार होती हैं और समय नहीं मिल पाता है, तो वो जो पुराना इन्वेस्टमेंट था पढ़ाई लिखाई में, पुराने जो दोस्तों के साथ की हुई चर्चाएं जो थी, वही काम आई। और उन्हीं की वजह से वो 20-21 दिन जो मैं निकाल कर गया और जो मैंने टूट कर पढ़ाई करी, तो वो जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई को लेकर के, उसी ने शायद काम किया। बाकी तो ईश्वर की इच्छा थी तो रिजल्ट हुआ। इस एग्जाम में अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। मैं सिर्फ एक सलाह ये देना चाहूँगा कि पेपर 2 के लिए प्रॉपर आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि चूंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था तो मैं अपने पेपर को कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। वहाँ प्रेसी राइटिंग एक सवाल आता है, तो प्रेसी 15 नंबर का होता है। मैं वहाँ पे सिर्फ प्रेसी 2 से 3 लाइन ही लिख पाया था, क्योंकि समय खत्म हो गया था और मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया था। तो अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं 200 नंबर के पेपर में 185 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट करके आया था। नंबर मुझे 95 मिले पेपर 2 में। पेपर 1 में मेरे मार्क्स बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट से बहुत कम है, बहुत मतलब उनके कंपैरिजन में मेरे मार्क्स कम है। 135 कट ऑफ था और 145 ही मैं सिर्फ स्कोर कर पाया, क्योंकि इतनी भागदौड़ के बीच में जो भी कर पाता था मैं उतना ही कर पाया। मेरे सिलेक्शन के पीछे पेपर 2 और इंटरव्यू का रोल है। इंटरव्यू में मुझे, जैसा मैंने बताया, कि 107 मार्क्स और पेपर 2 में 95 मार्क्स मिले। पेपर 1 में 145 मार्क्स होने की वजह से मेरी रैंक थोड़ी पीछे रह गई और मुझे 94th रैंक हासिल हुआ। 2021 के अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि
मेरे मार्क्स कम क्यों रह गए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो मुझे उस वक्त ये समझ में आया कि साइंस, चूंकि मैंने 12th के बाद साइंस की पढ़ाई छोड़ दी थी, तो साइंस के जो सवाल आते हैं CAPF की परीक्षा में बहुत बहुत कठिन स्तर के नहीं आते, 9th-10th लेवल के ही सवाल होते हैं। लेकिन चूंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड छूट गया था, तो मैंने साइंस में बहुत कम स्कोर किया था, तो इसके लिए मैंने डेलिबरेटली 9th और 10th क्लास की NCERT बुक्स को डाउनलोड किया, अपने फ़ोन में उनके PDFs को पढ़ा और उसको हाईलाइट कर करके एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो भी वक्त मिला, मैंने 9th और 10th क्लास की NCERT साइंस की जो किताबें हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया, और उस वजह से ही पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट के बीच में नंबर का जो डिफरेंस है, मेरी नज़र में वो साइंस की ठीक ठाक तैयारी करने की वजह से ही हो पाया। दूसरी चीज़ जो मेरे से गलती हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में, चूंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था, जो मुझे बाद में छोड़नी पड़ गई परिस्थितियों की वजह से, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लेवल की जो करंट अफेयर्स होती हैं उसको पढ़ करके मैं एग्जाम देने गया था, और वो वहां पर कारगर साबित नहीं हुई थी, वो फ्रूटफुल नहीं हुई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये भी एनालाइज किया कि करंट अफेयर्स पूछ क्या रहे हैं। मुझे ये समझ में आया कि अवार्ड्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो नई नई अपॉइंटमेंट्स हैं, उस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैंने एडुटीरिया करके एक मैगजीन बिहार में बहुत फेमस है, तो उस मैगजीन को रेफर किया, और उस मैगजीन को भी जब भी मुझे समय मिला, मैंने उस मैगजीन को कायदे से उसको रिवाइज किया, तो करंट अफेयर्स में भी थोड़ा हेल्प मिला, और उस वजह से मैं इस बार एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर पाया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो पाया। मार्च में माँ की हेल्थ के खराब होने के बाद से मैं काफ़ी परेशान रहता था। हालांकि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और माँ के साथ मैं लगातार बना रहा, लेकिन मैं मानसिक तौर पर काफ़ी थकाऊ था, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था। तो इस बीच में मोटिवेट खुद को करते रहने के लिए मैं धार्मिक गाने सुनता था, और मेरी माँ हमेशा एक चीज़ कहती थी, सौभाग्य न सब दिन सोता है, राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां हैं। तो इस लाइन को मैं खुद को हमेशा रिपीट करके बताता रहता था कि कभी ना कभी तुम्हारा भाग्य भी जागेगा, कभी ना कभी तुम्हारी परेशानियां भी खत्म होंगी। तो इस लाइन ने और धार्मिक गीतों ने और मेरे कई सारे दोस्तों की बातों ने, जिन्होंने मुझे समय दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे मोटिवेट लगातार मेरे दोस्त भी करते रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम उस लायक हो। तो ये भरोसा दिलाते रहने के लिए मेरे दोस्त, मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं, उन सबों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। मैं हर किसी को ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी जहाँ तक भी मेरा ये वीडियो पहुँचता है, मैं हर किसी को ये बात कहना चाहूँगा कि जुनून से देखे गए सपने कभी अधूरे नहीं रहते, देर सवेर उन्हें पूरा होना है। तो जमकर सपने देखिए। मैं भी एक साधारण सा लड़का हूँ, मेरे भी कुछ सपने थे, और एक रिजल्ट आने के बाद मेरे सपने पूरे हुए, मेरे पिता के सपने पूरे हुए, मेरी माँ के सपने भी पूरे हुए। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि सपने देखें, जम कर देखें, और उसे पूरा करने के लिए जो भी संभव है, जो भी परिस्थितियाँ हो, जिस भी हालात से आप जूझ रहे हो, जो भी आपके एक्शंस हो सकते हैं, जिस भी तरीके के आप स्टेप्स ले सकते हैं, मजबूती से लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।